नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके समक्ष सीपीसी का ऑर्डर 33 और 44 को लेकर। ठीक है, ऑर्डर 33 यानी आदेश 33 और आदेश 44 जो बात करता है गरीबों के बारे में। ठीक है, जो निर्धन व्यक्ति होते हैं ना, उनके द्वारा जो सूट फाइल किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, साथ ही साथ यदि वहाँ पे सूट फाइल कर दिया तो उसकी अपील के बारे में भी प्रावधान किया गया है कि निर्धन जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे अपील करेंगे। ये ऑर्डर 44 में बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको तुम एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ऑर्डर 33 में क्या बताया गया है, या फिर ऐसे पूछ लेगा इनडायरेक्टली कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद दायर करना ये कौन से आदेश में बताया गया, कौन से ऑर्डर में बताया गया। तो आपको क्या लगाना है, ऑर्डर 33 लगाना है। और इसके द्वारा जो अपील की जाती है वो कहाँ पे है, ऑर्डर 44 में है। अब यहाँ पे जो रूल 1 है वो क्या कहता है कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संसित किए जा सकेंगे, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, वाद दायर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब वाद दायर करते हैं तो वहाँ पे कोर्ट फीस लगती है, तो वहाँ पे कोर्ट फीस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है, छूट मिल जाती है उनको। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले वो डायरेक्ट वाद दायर नहीं कर सकते। जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि मैं निर्धन हूँ इसलिए यहाँ पे कोर्ट फीस नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले उनको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। कि उसके बाद जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहाँ पे इनकी जांच होती है कि यहाँ ये सच में गरीब हैं भी, या कि पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ पे ऐसा केस फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई वाद निर्धन व्यक्ति द्वारा संसित किया जा सकते हैं। निम्नलिखित उपबंध कौन से उपबंध, जो इसके आगे उपबंध बताए गए ना, जो आगे रूल्स बताए गए हैं उसको देखना पड़ेगा। उसके अधीन क्या होगा, यहाँ पे निर्धन व्यक्ति क्या कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि निर्धन व्यक्ति होगा कौन। अब गरीब तो है, अब ऐसे में तो सब आ जाएंगे, कहेंगे मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मुझे कोर्ट फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पष्टीकरण फर्स्ट है वो क्या कहता है, कोई व्यक्ति निर्धन तब है जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह बाद में वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके। यदि जो वाद पत्र दाखिल करना चाहता है उसमें कोर्ट फीस लगती है, ठीक है, तो वो कोर्ट फीस देने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये जो इसमें है, ठीक है ना, तो इसमें ये शामिल नहीं किया जाएगा डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न। यानी कि जो मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसके बारे में विवाद है, इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या करना चाहता है, केस फाइल करना चाहता है, तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट फीस दे सके। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, किसको छोड़ा जाएगा, कि डिक्री के निष्पादन और कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति। अब जैसे आप देखेंगे धारा 60, ठीक है, धारा 60 में क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे संपत्ति जिसको डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकती है, तो वहां पर बताया गया, जैसे कि मान लीजिए निर्णीत ऋणी है, यानी कि जो जजमेंट डेटर होते हैं ना, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र वगैरह हो गए, भोजन पकाने के बर्तन हो गए, ठीक है ना, अगर शिल्पी है तो उसके औजार हो गए, अगर निर्णीत ऋणी कृषक है तो उसके जो खेती के उपकरण है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे धारा 60 में बताए गए हैं। इसको छोड़ दिया जाएगा। किसको किसको, एक तो ये हो गया, ठीक है, धारा 60 वाली, और दूसरा हो गया कि बाद की विषय वस्तु, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि उसके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, ठीक है ना, कोई अन्य साधन नहीं है कि उसको क्या कर सके, कोर्ट फीस दे सके, तब वहां पे क्या कहलाएगा, वो निर्धन व्यक्ति कहलाएगा। और ये तो होगी कोर्ट फीस अगर उस बाद में लगता है। और दूसरी चीज है कि यदि यहाँ कोई फीस भी नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोर्ट फीस वगैरह नहीं लग रही, लेकिन वहाँ पे क्या है, वह 1000 रुपये के मूल्य की ऐसी संपत्ति का जो डिक्री के निष्पादन और कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और बाद की विषय वस्तु से भिन्न हकदार नहीं है। अब उसके पास 1000 रुपये से अधिक की कोई संपत्ति नहीं है, 1000 तक है, तो उसको वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी डिग्री के निष्पादन कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति जो है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। और विषय वस्तु जो आप जिस प्रॉपर्टी के लिए आप आना चाहते हैं, जिस सूट फाइल करना चाहते हैं, जिस विषय वस्तु के लिए आप सूट फाइल करना चाहते हैं, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि ये यदि आपके पास वाद पत्र जो कोर्ट फीस लग रही है, विहित फीस है, वो आप नहीं दे सकते, वो गरीब हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर 1000 रुपये तक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1000 से अधिक की नहीं है, तब भी आप गरीब ही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका निर्धन व्यक्ति कौन होता है। अब निर्धन व्यक्ति के बारे में ना
अब कुछ प्रावधान और भी बताए गए हैं। कहाँ पे बताए गए हैं? आप जैसे सीआरपीसी देखते हो ना, सीआरपीसी के 436 में देखोगे सब क्लॉज 1 कि इसमें एक प्रोवाइजो वगैरह दिया हुआ है जहाँ पे निर्धन व्यक्ति बताया गया है। निर्धन व्यक्ति कौन होता है? अगर वो जमानत नहीं ले सकता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है। कब? जब वह 7 दिन तक वो जमानत नहीं दे सकता है, नहीं देता है तो वहाँ पे क्या है, उसको गरीब माना जाता है। और एक और प्रोविजन एक जगह और दिया हुआ है, जैसे निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ भी है, मिलेगी आपको नेक्स्ट रूल में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि आगे के जो यहाँ पे आने वाले हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे 304 सीआरपीसी का है, वहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि यदि आप पर्याप्त आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं, आप बचाव नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए क्या है, एक वकील नियुक्त किया जाता है। ये हो गया। तो निर्धन व्यक्ति का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है नेक्स्ट स्पष्टीकरण। नेक्स्ट स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस प्रश्न पर विचार करने में कि आवेदक निर्धन है या नहीं, किसी ऐसी संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा जिसको उसे निर्धन के रूप में बात चलाने की अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात और आवेदन निश्चित होने के पूर्व अर्जित किया। अब जो संपत्ति है वो कब अर्जित किया है, कि आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और आवेदन करने के पहले यहाँ पे क्या उसमें अर्जित किया गया था वो संपत्ति, इसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आता है जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है। अब जो प्लेंटिफ है वो किसके रूप में वाद लाता है, ये प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लीजिए 10-12 लोग हैं, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उन सभी के बिहाफ पे केस फाइल करना चाहता है, और वो जो केस फाइल करना चाहता है वो भी गरीब है। तब वहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न का उदाहरण कि वो निर्धन व्यक्ति है, उन साधनों के प्रति निर्देश किया जाएगा जो ऐसी हैसियत में है। यानी कि जो प्रतिनिधि है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे जो अगर पोस्ट धारण करता है, ठीक है, तो उसके बाद एज ए रिप्रेजेंटेटिव कितनी प्रॉपर्टी है, कितने साधन है, इन सभी को देखने के बाद यहाँ पे विचार किया जाएगा कि वो जो प्रतिनिधि के रूप में बात लाना चाहता है वो गरीब है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि की हैसियत से देखा जाएगा, ना कि उसके पर्सनल वहाँ पे देखा जाएगा। ये हो गया आपका। अब आता है आपका 1A क्या कहता है, निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच। अब जब निर्धन व्यक्ति है उसके जो साधन है, कौन कौन से उसके पास साधन है, क्या प्रॉपर्टी है, इन सभी की जांच की जाएगी। तो इस प्रश्न के हर जांच की कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं है, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं दे तब तक। कब अब डायरेक्टली तो न्यायालय चेक नहीं करता है, लेकिन अगर न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। लेकिन जब तक न्यायालय निर्देश नहीं देता है, डायरेक्शन नहीं देता है, तब तक कौन देखेगा कि वो उसके पास साधन है भी नहीं, निर्धन व्यक्ति है कि नहीं। तो यहाँ पे आता है कि प्रथम बार के न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी, जो मेन यहाँ पे क्लरिकल ऑफिसर होते हैं ना, वो देखते हैं यहाँ पर कि उसके पास पर्याप्त साधन है या फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, जो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर यानी कि मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी होता है ना, वो जांच करता है पहले कि यहाँ पे वो अधिकारी इस बात का हकदार है कि नहीं है कि वह सूट फाइल कर सकते एज ए इंडिजेंट पर्सन, यानी कि निर्धन व्यक्ति के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको हेडिंग जो ये लिखी है, ठीक है ना, मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी क्या करता है, इसको जांचता है। लेकिन यदि कोर्ट डायरेक्शन दे तो कोर्ट भी क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी जांच करता है ना, तो उसको जो न्यायालय है उसकी जो रिपोर्ट है ना, तो न्यायालय क्या मानेगा कि वहाँ पे उसका निष्कर्ष मानेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, न्यायालय उस प्रश्न की स्वयं जांच कर सकेगा। अब बात आती है कि जैसे आप आवेदन करते हो, ठीक है, जैसे सूट फाइल करना चाहते हो कि यहाँ मुझे निर्धन व्यक्ति के रूप में क्या करना है, सूट फाइल करना है। लेकिन आपको क्या करना होगा, एक पहले आवेदन फाइल करना होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले तो केस फाइल होता है, उसके बाद जो भी आवेदन होते हैं बाद में फाइल होते रहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले आपको एक आवेदन देना पड़ता है कि यहाँ पे मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं निर्धन के रूप में बात फाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट जांच वगैरह करती है, तो उस आवेदन की विषय वस्तु क्या होगी। अब आवेदन में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, तो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के हर आवेदन में वादों के वाद पत्रों के संबंध में, ठीक है ना, जो वाद पत्र आप फाइल करना चाहते हैं वो सभी रहेंगी, ठीक है ना। अपेक्षित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी वो वाद पत्र की। आवेदन की जंगम या स्थावर संपत्ति की अनुसूची उस संपत्ति के प्राकृत मूल्य के सहित उससे उपाबद्ध होगी, यानी कि जो आप जंगम संपत्ति आपके पास है, स्थावर संपत्ति है, उसकी आप क्या करेंगे,
एक सूची फाइल करेंगे, ठीक है ना, और उसमें मूल्य सहित जो वहाँ पे एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है ना उसको भी आपको वहाँ पे फाइल करनी है। और साथ ही साथ उस रीत से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी अभिवचनों का हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए विहित है। यानी कि अब जो आप प्लेन फाइल कर रहे हो, ठीक है ना, प्लेन मतलब आवेदन फाइल कर रहे हो, उसी के साथ आप जो वाद पत्र है वहाँ पे उसकी जो विशिष्टता होती है सारी चीज़ फाइल करते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हस्ताक्षर भी करना है, उसको सत्यापित भी करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप देखते हैं ऑर्डर 6 में बताया गया है ना किस प्रकार से वाद पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्या होगा, वही उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, एफिडेविट वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे किया जाएगा, नोटराइज वगैरह। अब आता है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, आवेदन का उपस्थापन। उपस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने की बात आती है, तो कौन करेगा प्रेजेंट। यहाँ पे बस इतना बताया गया है, या तो स्वयं आवेदक करेगा, ठीक है, या फिर उसके बिहाफ पे अगर उसको छूट दी गई है आवेदक को, तो उसके बिहाफ पे उसका जो कोई एजेंट है, जो प्राधिकृत अभिकर्ता है, वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पर उसका वो एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर सकता है, उपस्थापित कर सकता है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो आता है। प्रोवाइजो क्या कहता है, जहाँ एक से अधिक वादी है और वहाँ पे वादी यदि आवेदन उन वादियों में से किसी एक, मान लीजिए 5 वादी हैं, ठीक है ना, पांचों लोग क्या करना चाहते हैं, निधन के रूप में वाद फाइल करना चाहते हैं, तो इसमें से कोई एक भी अगर एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है ना, तो ये माना जाएगा कि हाँ सभी के लिए ठीक है, पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आवेदक की। अब यहाँ पे जो आवेदक ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो और उसकी क्या होगी, उसकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो उचित आवेदन उचित प्रारूप में होगी और सम्यक रूप से उपस्थापित किया गया है, ठीक है ना। जो उचित प्रारूप बताया गया है ना कि सत्यापित होगी, हस्ताक्षरित होगी, उसमें वाद पत्र की विशिष्टियाँ होंगी, ये सभी चीज़ जो बताया गया है ना, तो उसके बाद इस प्रारूप में अगर उपस्थापित कर दिया गया है, वहाँ न्यायालय ठीक समझे तो आवेदक की, या जब आवेदक अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है, तब उसके अभिकर्ता की परीक्षा दावे के गुणागुण आवेदक संपत्ति के बारे में कर सकती है। यानी कि जब यहाँ पे ये सारी चीज़ हो जाती है, एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, तो न्यायालय क्या करेगा, तो वहाँ पे आवेदक जो है उसकी परीक्षा करेगा, ठीक है, या फिर आवेदक की ओर से अभिकर्ता उपस्थित हुआ है, अगर उसको अनुज्ञात किया गया था कि हाँ आप प्राधिकृत अभिकर्ता हैं, आपके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उसकी भी परीक्षा की जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज कहता है कि यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जाता है, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन द्वारा की जाए। आवेदक यहाँ करेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यदि मान लीजिए न्यायालय चाहता है कि जो आवेदक है, ठीक है ना, जो आवेदक है उसकी ओर से जो यहाँ पे कौन आया है, अभिकर्ता आया है, तो अभिकर्ता की तो होगी मान लीजिए, लेकिन इसके बाद अगर न्यायालय चाहता है तो कमीशन जारी कर सकता है। कमीशन जारी करेगा कि ये जो हाँ गरीब व्यक्ति है ना, उसकी जाके परीक्षा करो कि वो सच में गरीब है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कमीशन जारी होता है तो कमीशन की रिपोर्ट पर ये क्या किया जाता है, न्यायालय मान लेता है कि अगर हाँ गरीब है कि नहीं है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट रूल की, ठीक है ना, ऑर्डर 5 रूल 5 की। रूल 5 क्या कहता है, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। अब जब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल की गई ना, तो इसको जब यहाँ पे जांच की गई, तो वहाँ पे न्यायालय अगर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इस रूल 5 के साथ ना आपको एक और रूल पढ़ना है। कौन सा रूल है, रूल 9, ठीक है। अगर रूल 9 में क्या बताया गया है कि यदि मान लीजिए आवेदन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया ना, तो बाद में इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उसको विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं पहले रूल 5 की। तो आवेदन का नामंजूर किया जाना। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लड़ने अनुज्ञा का आवेदन न्यायालय वहाँ नामंजूर कर देगा। कहाँ पर किस प्रकार से नामंजूर करेगा, जहाँ पर नियम 2 और 3 में भीतर से विरचना नहीं की गई है और वहाँ उपस्थित नहीं किया गया। अब मान लीजिए क्या है कि जो रूल 2 और 3 में जो कंडीशंस बताई गई हैं, ठीक है ना, यदि वो फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ पर क्या है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा आता है जहाँ आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है, जांच किया गया, ठीक है ना, कमीशन जारी हुई, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि अगर जांच की रिपोर्ट में मान लीजिए आ भी गई कि वहाँ पे वो निर्धन व्यक्ति नहीं है, उसके पास पर्याप्त साधन है, इतने पर्याप्त साधन है कि वहाँ पर क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन को सूट को फाइल कर सकता है और कोर्ट फीस दे सकता है।
ये हुआ। अब तीसरा आता है जहां उसने आवेदन उपस्थापित करने के ठीक पहले 2 मास पहले कपटपूर्वक या इसलिए वह व्यक्ति बाद लाने के अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सके संपत्ति का बयान कर दिए। अब मान लीजिए जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करता है ना उसके पिछले 2 महीने के, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 5 फरवरी को, ठीक है ना, 5 फरवरी 2023 को क्या करता है, ये एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 5 फरवरी 2023 से ठीक 2 महीने पहले की, ठीक 2 महीने पहले, इन 2 महीनों में क्या करता है, इन दोनों महीनों के बीच में ये कोई उसकी संपत्ति थी उसको बेच देता है। और उसका इंटेंशन क्या था, कपटपूर्वक इंटेंशन था कि अगर मैंने नहीं बेचा तो मुझे क्या करना होगा, कोर्ट फीस चुकानी होगी, इसलिए यह बेच देता है। या फिर इसको क्या करता है, संपत्ति का किसी भी प्रकार से यहाँ पे बयान कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। परंतु यदि आवेदक द्वारा बयानी संपत्ति के मूल्य के हिसाब लेने पर भी निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के हकदार हो तो आवेदक नामंजूर नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए जो उसने प्रॉपर्टी बेची थी, ठीक है, ठीक 2 महीने पहले बेची, कोई बात नहीं, आपने बेच दी, लेकिन यदि मान लीजिए आप जो बेची गई थी अब उसको बेचने के बाद भी वो निर्धन के रूप में ही इंटाइटल है, ठीक है ना, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं आ रही कि उसके पास 1000 रुपये तक आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कि जहाँ उसने अभिकथनों से बाद हेतुदर्शी नोट, अब उसने जो एप्लीकेशन लगाई, ठीक है ना, प्लेंट में उसने जो विशिष्टियाँ बताई उसके अनुसार वहाँ पे न्यायालय देख के पाता है कि वहाँ पर उसका कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन एराइज नहीं होता है, ठीक है ना, वाद हेतु दर्शित नहीं होता है अभिकथनों से, तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जहाँ उसने प्रस्तावित वाद की विषय वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी विषय वस्तु पर हित प्राप्त कर लिया है। अब मान लीजिए जिस विषय वस्तु पर वो वाद लाना चाहता है, अब उसने मान लीजिए एक एग्रीमेंट कर लिया, करार कर लिया कि मैं 2 महीने बाद आपको क्या करूँगा, बी को ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, ठीक है, और पैसे से जो भी है मान लीजिए लिए, कुछ भी किए, तो यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्रिएट हो गया ना। जब थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आपका तो कोई वहाँ पे इंटाइटल ही नहीं बचते आप। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जो यहाँ पे एग्रीमेंट किया था ना, अपने इंटाइटल कौन हो गया, थर्ड पर्सन, तो आप क्या है, इंटाइटल नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जहाँ आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों से दर्शित होता है कि बातचीत समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा वर्जित है। अब मान लीजिए जो एप्लीकेशन जो बात फाइल करना चाहता है, जो एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, अब उससे ये जो उसके अभिकथन है, जो स्टेटमेंट्स थे, उससे यह पता चलता है कि जो बात फाइल करना चाहता है वो किसी विधि के द्वारा मना किया गया है कि आप ये फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वार करता है जो कोई भी विधि है, तो वहाँ पे इसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक और आता है, लास्ट आता है आपका, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमे की वित्त पोषण के लिए साथ करार कर लिया है। अब मान लीजिए ये है जो गरीब है, ठीक है ना, लेकिन इससे क्या करिए, बी ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ आपको जो फाइनेंशियली मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना, जो अभी आपके खर्चे वगैरह होंगे ये सारी चीज़ में केस में लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट हो गया है ना, तो यहाँ पे इसको जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन की बात आती है ना, तब यहाँ पे जो ऑर्डर 33 को रूल 5 है और साथ ही साथ रूल 7 जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों की अपील ना आदेश की अपील की भांति होती है। जैसे कि मान लीजिए और जो ऑर्डर 43 है ना, उसमें बताया गया है कि ऑर्डर 43 के तहत अपील होती है इसमें, ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। ऑर्डर 43 में देखेंगे तो यहाँ पे भी इसको बताया गया ऑर्डर 33 का रूल 5 और 7 की अपील होगी। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके, अब यहाँ पे जो ऑर्डर 5 है ना, रूल 5 है, इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ आपको पढ़ना है रूल 9, जहाँ पे विड्रॉ की बात आती है। यहाँ पे जो रिजेक्ट की बात आती है, लेकिन जब विड्रॉ कर लिया जाता है ना, वहाँ पे कैसे कंडीशंस हो गई उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण, यानी कि जो उसको अनुज्ञा दी गई थी, परमिशन दी गई थी कि आप निर्धन के रूप में बाद फाइल कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका विड्रॉल भी किया जा सकता है। विड्रॉल मतलब उसको क्या कर सकता है, प्रत्याहरण किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर। अब यहाँ पे वापस लेने के जो आवेदन है वो कौन करेगा, यहाँ पर वादी तो करेगा नहीं,
कि भाई उसका तो नुकसान ही होगा ना, वो क्यों करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रतिवादी जो अपोजिट पार्टी है और साथ ही साथ या फिर जो सरकारी प्लीडर है वो उसके आवेदन पर जिसकी पूरे 7 दिन की लिखित सूचना वादी को दे दी गई हो, यानी कि अगर आवेदन कर भी रहे हैं ना तो उसके पहले 7 दिन की लिखित सूचना देनी होगी, उसके बाद यहाँ पे सुनवाई होगी उस आवेदन पर। न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वादी को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की दी गई अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में प्रत्याहृत कर ली जाए। अब किस दशा में इसको यहाँ पे वापस लिया जाएगा, तो यहाँ पे आता है पहला कि यदि वाद के दौरान तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी है, यानी कि जो वादी है वो क्या करता है, वाद के दौरान तंग करता है बार बार और अनुचित आचरण है उसका, तो यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, प्रत्याहृत कर लिया जाएगा। दूसरा आता है यदि वह प्रतीत होता है कि वादी के साधन ऐसे हैं कि निर्धन व्यक्ति को वाद लाने नहीं करते रहना चाहिए, यानी कि उसके पास अब पर्याप्त साधन हो गया, किसी भी तरह से उसके पास पर्याप्त साधन हुआ हो लेकिन हुआ है, ठीक है ना, तब वहां पे उसको क्या है, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा जो है ना उसको वापस ले ली जाएगी। उसके बाद जो भी कोर्ट फीस वगैरह जो भी लगेगी बाद में, अब वहां पे उसको देना पड़ेगा। अब तीसरा आता है यदि वादी ने वाद की विषय वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार कर लिया, अब जो वहां पे सब्जेक्ट मैटर था यानी जिसके बारे में वो सूट फाइल किया है, ठीक है, उसके उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई एग्रीमेंट कर लेता है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने इसी विषय वस्तु को कोई हित प्राप्त कर लिया। अभी हमने देखा था, ठीक है ना, कि एग्रीमेंट कर लिया था प्रॉपर्टी बेचने वगैरह का 2 महीने पहले का जो भी था। अब यहाँ पे क्या होता है कि केस फाइल किया उसके बाद यहाँ पे उस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, तो जो थर्ड पार्टी है ना वो तो यहाँ पे इंटाइटल हो जाएगा, तो आपको तो कोई वही मैटर ही नहीं बचता ना यहाँ, तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, जो प्रत्याहृत कर लिया जाएगा। ये आपका आता है रूल 9, ठीक है ना। रूल 5 के साथ आपको रूल 9 को यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन की बात करता है और यहाँ पे क्या करता है, विड्रॉल ऑफ द परमिशन की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसके बाद आते हैं अब रूल 6 में, ठीक है। रूल 6 क्या कहता है, आवेदन की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने दिन की सूचना, यानी कि अब यहाँ पे निर्धनता के बारे में ना अब साक्ष्य लिया जाएगा। जहां न्यायालय को आवेदन के नियम 5 के कथित आधारों में से किसी पर नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है, यानी कि जहां पर जो रूल 5 है उसमें अगर रिजेक्ट नहीं किया जाता है ना, तो वहां पर साक्ष्य को जो आवेदक अपनी निर्धनता का सबूत देने और लेने के लिए और साक्ष्य की सुनवाई के लिए जो नासाबित करने के लिए दिया जाए, दिन नियत करेगा, जिसकी कम से कम पूरे 10 दिन की सूचना विरोधी पक्षकार और सरकारी प्लीडर को दी जाएगी। अब यहाँ पे जो सुनवाई होनी है ना, उसके जो साक्ष्य वगैरह लेना है, साक्ष्य के लिए डेट डिसाइड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो विरोधी पक्षकार हैं, जो अपोजिट काउंसिल होते हैं या फिर सरकारी प्लीडर और सरकारी प्लीडर, इन दोनों को क्या करना होगा, कम से कम 10 दिन की सूचना देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, उसकी सुनवाई करनी होगी। अब इनको सूचना क्यों, सूचना तो इस बात की देनी होगी ना कि यहाँ पर जो है इसको डिफेंस करना का राइट हो, ना साबित कर सके कि यहाँ पे ये अब जो वादी आया है वो गरीब नहीं है। अब भाई ये तो कहेगा कि मैं गरीब हूँ, अब लेकिन इसको भी तो सुनना होगा जो अपोजिट वाला है, तो वहाँ पर ये क्या करना होगा, 10 दिन की सूचना देनी होती है। किसको, विरोधी पक्षकार और सरकारी प्लीडर को। अब यहाँ पे प्रोसीजर आता है, सुनवाई प्रक्रिया क्या होगी, तो ऐसे दिन नियत दिन को उसके 50 यथाशीघ्र सुविधा अनुसार न्यायालय दोनों पक्षकारों को पेश किए गए साक्षी, अब जो भी साक्षी आते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षकारों की ओर से, तो उनकी परीक्षा करेगा और आवेदक या उनके अभिकर्ता की परीक्षा कर सकेगा, यानी कि जो आवेदक है और अभिकर्ता या फिर उसके जो अभिकर्ता है जिसके बिहाफ पे वो लेके आ रहा है ना, उसकी भी परीक्षा करेगा और उनके साक्ष्य का पूर्ण अभिलेख तैयार किया जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, कोड ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो जो एविडेंस का रिकॉर्ड है वो पूरा तैयार किया जाएगा, दोनों पार्टियों की जो भी एविडेंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है 1A क्या कहते हैं, उपनियम 1, यानी उपनियम 1 साथ में जो अभी हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है, अधीन साक्ष्यों की परीक्षा नियम 5 के खंड खा गा और गा में, यानी कि जो रूल नंबर 5 आपने पढ़ा था रिजेक्शन के बारे में, ठीक है ना, एप्लीकेशन की रिजेक्शन के बारे में, उसमें पॉइंट्स आए थे, ठीक है ना, जिसमें जी तक के पॉइंट्स थे, जिसमें से आपको बी, सी और साथ ही साथ ई, इन तीनों पॉइंट्स पे किसकी साक्ष्यों की परीक्षा होगी, ठीक है ना, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे। लेकिन यदि मान लीजिए जो आवेदक है या उसका अभिकर्ता है, तो उसके सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे क्या होगी, उसकी परीक्षा की जा सकती है, ठीक है, उसकी साक्ष्यों की। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि न्यायालय ऐसा तर्क भी सुनेगा जिसे इस प्रश्न पर देना चाहिए कि क्या आवेदन या ऐसे साक्ष्य के जो न्यायालय नियम 6 के अधीन या इस नियम के अधीन लिया हो, देखते ही प्रकट होता है कि आवेदन
अपने प्रतिषेधों के अधीन है या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जो अब जो रूल 5 है, ठीक है ना, रूल 5 में क्या पढ़ा था, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है ना, तो अब ऐसे भी तथ्य सुनेगा, ऐसे भी तर्क सुनेगा न्यायालय जिस पर ये आधारित हो कि जो यहाँ पे रिजेक्शन की बात की जा रही है ना, वो है या नहीं है, उसको प्रतिषेधों के अधीन उसका पूरा मामला आता है या नहीं आता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे सुनी जाएगी। तीसरा आता है, तीसरा क्लोज क्या कहता है आपका, कि तब न्यायालय आवेदकों को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात करेगा या अनुज्ञा करने से इनकार कर देगा। अब जब यहाँ पे परीक्षा हो ही चुकी है ना, तो उसके बाद क्या करेगा न्यायालय यहाँ पे उसको या तो अनुज्ञा देगा कि आप सूट फाइल करिए, ठीक है ना, किसके रूप में, निर्धन व्यक्ति के रूप में, या फिर वो उसको मना कर देगा, इनकार कर देगा। अब जब यहाँ पे आवेदन, अभी तो रिजेक्शन की बात आई, ठीक है ना, अब बात आती है कि अब यहाँ पे आवेदन को अगर ग्रहण कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया, तब क्या प्रोसीजर होगा भाई। तो यहाँ पे जहाँ आवेदन मंजूर किया जाता है ना, वहाँ संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। पहली चीज़ कि वहाँ पे जो उसका आवेदन मंजूर किया गया था, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको यहाँ पे संख्यांकित किया, नंबरिंग की जाएगी और उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, केस की तरह उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, और उस बाद में वाद पत्र समझा जाएगा। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन के साथ जो वाद पत्र की विशिष्टियाँ वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे उसमें लिखी हुई थी, ठीक है ना, जो रूल 2 में आपने देखा था, रूल 2 में क्या था, आवेदन की विषय वस्तु के बारे में, उसमें सभी चीज़ बताई गई थी। तो वहाँ पे वाद पत्र के रूप में इसको समझा जाएगा, जो एप्लीकेशन वगैरह थी सारी चीज़ों को, और अन्य सभी बातों में ये मामूली रीति से संचित किए गए वाद के रूप में आगे चलेगी, यानी कि उसको आगे चलाया जाएगा। सिवाय इसके अब कब नहीं चलेगा आगे, जबकि वादी किसी याचिका, प्लीडर की नियुक्ति या वाद के संसद अन्य कार्रवाई के संबंध में कोई अन्य न्यायालय फीस या याचिका के तामील के लिए देय फीस देने का दायी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको क्या है, इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी फीस, अब क्योंकि जो वहाँ पे क्या है, वो निर्धन व्यक्ति के रूप में आ रहा है। अब इसको तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, विड्रॉल। उसके बाद आता है 9A क्या कहता है, जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियुक्त किए जाना। अब जैसे निर्धन व्यक्ति के रूप में उसने क्या किया, वाद फाइल कर दिया। अब वाद फाइल कर दिया, अब उसके पास पैसा तो है नहीं वकीलों को देने का, जो वकील को उसको वकील को दे और वहाँ पे उसका केस लड़े। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय द्वारा उसके लिए एक प्लीडर नियुक्त किया जाएगा। बस यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। अब इसके साथ आप 304 भी कनेक्ट कर सकते हो। कौन सा 304? सीआरपीसी का भैया। सीआरपीसी में 304 विधिक निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है ना। उसके बाद आर्टिकल 39A, ठीक है ना, 39A ये भी आपका निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रूल 10 क्या कहता है कि जहाँ निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहाँ पर खर्चे। अब जो निर्धन व्यक्ति था उसने वाद फाइल किया और वो सफल हो गया, वो केस जीत गया, तो वहाँ पे जो खर्चे होंगे ना वो कौन देगा। तो जहाँ वादी वाद में सफल हो जाता है वहाँ न्यायालय की फीस उस रकम की संगणना करेगा और जो यदि उसे निर्धन के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा ना दी गई होती तो दी जाती। यानी कि अब न्यायालय जो है ना उस रकम को वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करेगा, कौन से रकम की, जो यदि मान लीजिए वो निर्धन व्यक्ति नहीं होता तो वो फाइल करता केस को फाइल करता तो कोर्ट फीस वगैरह सारी चीज़ देनी पड़ती। तो जो वही चीज़ यहाँ पर उसने नहीं दिया निर्धन व्यक्ति के रूप में, तो यहाँ पर उसी चीज़ को क्या किया जाएगा, वो वसूला जाएगा। अब किससे वसूला जाएगा, तो यहाँ पर वाद लाने की अनुज्ञा दी गई थी, संदत की जाती है। ऐसी रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूलनी होगी जो उसे संदत करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है और वह वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी। यानी कि यहाँ पर अभी जैसे राज्य सरकार है ना, उसको वो क्या करेगी, उस पक्षकार से वसूलेगी। कौन सा पक्षकार, जो डिक्री के लिए निर्दिष्ट है, जो डिक्री के लिए यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है। जैसे ये ने क्या किया, ये वादी सफल हो जाता है। अब इसकी विषय वस्तु क्या थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे केस जीत गया तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, विषय वस्तु, इस पर भारित होगी पूरी रकम, ठीक है ना, यहाँ से वसूल किया जाएगा। अब आता है प्रक्रिया जहाँ निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है। जहाँ वादी वाद में असफल हो जाता है या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जाती है, या जहाँ वाद प्रत्याहृत कर लिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। किस कारण से खारिज कर दिया जाता है कि उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम सामान्य तामील प्रतिवादी पर इस बात के परिणाम स्वरूप नहीं हो पाई कि वादी ऐसे तामील के प्रभार न्याय फीस और डाक महसूल
या फिर वाद पर संक्षिप्त कथन प्रतियां उपस्थित करने में असफल रहा। यानी कि जो भी प्रतिवादी है वो उपस्थित नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उसको जो भी डाक जो न्यायालय फीस वगैरह थी ये सब नहीं दे पाया था, ठीक है ना। जो उसकी उपस्थिति थी वो हो नहीं पाई, उसके कारण से यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। दूसरा, जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार हुई और वादी उपसंजात नहीं हुआ, यानी वादी को बुलाया गया लेकिन वादी उपस्थित ही नहीं हुआ, तो वहाँ न्यायालय क्या करे, वादी को वाद के में सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि न्यायालय फीस दे, और जो वादी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के अनुज्ञात नहीं किया गया है तो वादी के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे वादी से यहाँ पे वसूल किया जाएगा। अब 11A क्या कहता है, निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन पर प्रक्रिया। यानी कि जब निर्धन व्यक्ति है जो सूट फाइल करता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है जिसके कारण से क्या होता है, वाद का उपशमन हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि न्यायालय फीसों की वह रकम जो यदि वादी निर्धन के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती, तो वहाँ पे मृत वादी की संपदा से राज्य सरकार द्वारा वसूलनी होगी, ठीक है। जब यहाँ पे वादी की क्या हुआ, वादी या फिर जो सहवादी उसके यहाँ पे जोड़े गए थे ना, अगर उनकी डेथ हो जाती है जिसके कारण से उनकी डेथ के कारण क्या होता है, उनका उपशमन हो जाता है यहाँ पे वाद, तब वहाँ पे क्या होगा, जो राशि वसूली जानी चाहिए थी, कब, जब वो निर्धन व्यक्ति के रूप में नहीं लाता, तो वो राशि कहाँ कैसे वसूली जाएगी, जो मृतवादी है उसकी जो संपदा है वहाँ से क्या करेगी, जो राज्य सरकार है वो वसूलेगी। अब आता है नेक्स्ट रूल 12 क्या कहता है, राज्य सरकार दो न्यायालय फीस संदाय के लिए आवेदन कर सके। अब यहाँ पे जो न्यायालयीन फीस है ना, उसके जमा करने के लिए, उसको देने के लिए कौन आवेदन करेगा, तब ये बात करता है कि जो राज्य सरकार है, यह राज्य सरकार के अधिकार होगा कि वह न्यायालय से किसी समय जो नियम 10-11-11A के अधीन न्यायालय फीस का संदाय का आदेश किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो कौन कर रहा है, जो राज्य सरकार है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल 13, ये कहता है राज्य सरकार का पक्षकार समझा जाना। यानी कि राज्य सरकार और वाद के किसी भी पक्षकार के बीच नियम 10-11-11A या नियम 12 के अधीन जो पैदा होने वाली सभी बातें वाद के पक्षकारों की धारा 47 के अर्थ में पैदा होने वाली समझी जाएगी। यानी कि जो सेक्शन 47 है ना, वो क्या कहता है, जो पक्षकारों के मध्य में और जो यहाँ पे प्रतिनिधियों के मध्य में, यहाँ पे अगर विवाद कुछ उत्पन्न होता है, कुछ बातें आती हैं, उसको कौन निपटाएगा, तो कौन निपटाएगा, या तो डिक्री का निष्पादन करने वाला, या फिर जिस कोर्ट ने डिक्री दी है वो क्या करेगा, उसका निपटारा करेगा। तो वही चीज़ वहाँ यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार और बात के किसी भी पक्षकार के बीच जैसे कोई बात उत्पन्न होती है, ठीक है ना, कौन सी बात, नियम 10-11-11A-12 के अधीन, तो वहाँ पे कौन निपटाएगा, वो वही न्यायालय निपटाएगा जिसके द्वारा डिक्री का निष्पादन हुआ है या जिसने डिक्री जारी की है। उसके बाद आता है रूल 14, यह कहता है न्यायालय फीस रकम की वसूली। यानी कि जो न्यायालय फीस है उस रकम की वसूली कैसे होगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि कलेक्टर होता है ना, तो कलेक्टर करता है, कैसे करेगा, जैसे भू राजस्व की बकाया करता है, जैसे नियम 10-11-11A के अधीन आदेश दिया जाता है, वहाँ न्यायालय डिक्री या आदेश की 1 प्रति तक्षण कलेक्टर को भिजवाता है, ठीक है ना। जैसे ही डिक्री या आदेश देता है उसकी एक कॉपी किसको भिजवाएगा, एक कलेक्टर को भिजवाएगा और कहेगा कि आप यहाँ से क्या करें, वसूली करें, किसके, जो वहाँ पर ऐसे वसूलेगा, और कलेक्टर ऐसे वसूलेगा, जो न्यायालय फीस है ना ऐसे वसूलेगा कि मानो वह जो भू राजस्व का बकाया हो, ठीक है। ये हो गया आपका रूल 14, ठीक है ना। यहाँ पे बस इतना ही आपको याद रखना कि जहाँ कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर को भिजवाएगा एक कॉपी ऑर्डर की न्यायालय, और कलेक्टर क्या करेगा, भू राजस्व की तरफ उसको वसूलेगा। उसके बाद है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार करने के कारण वैसी प्रकृति के पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन। यानी कि एक बार इनकार कर दिया गया अनुज्ञा के लिए कि आपको हम अनुज्ञा नहीं देंगे कि आप निर्धन के रूप में वाद लाएं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके लिए बाद में उसी चीज़ के लिए वाद नहीं लाया जा सकता, ठीक है। कि आप एक बार आवेदन कर रहे हो, रिजेक्ट हो गए, फिर से आप वहीं पे आवेदन दे रहे हो, तो उस चीज़ का नहीं होगा, क्योंकि आपकी जांच तो हो चुकी है ना एक बार कि आप क्या करोगे, कि आपके निर्धन है या नहीं है, इन सब के बारे में। अब आपका जो इम्पोर्टेंट रूल आता है वो है आपका रूल 17 क्या कहता है, निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद।
अभी तो आपने पढ़ा कि वादी के रूप में क्या कर रहा है, वो अपना प्लेंट ला रहा है, ठीक है ना, आवेदन दे रहा है कि वो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाना चाहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डिफेंस वाला है, ठीक है ना, जो अपोजिट वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अगर वो प्रतिवाद करना चाहता है, अगर वो निर्धन है तो फिर कैसे करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, किसी ऐसे प्रतिवादी को जो मुजरा या प्रतिदावे का अविवचन करने की वांछा करता है, यानी कि ऐसा कोई प्रतिवादी है जो चाहता है कि वो मुजरा यानी कि सेटॉक का यहाँ पे प्लीडिंग्स करे और प्रतिदावा दे, ठीक है ना, प्रतिदावा करे, लेकिन उसको वो क्या है, वो निर्धन व्यक्ति है, प्रतिदावा करना चाहता है, ठीक है ना, अविवचन करना चाहता है, लेकिन क्या है, निर्धन व्यक्ति के रूप में ऐसा दावा अधिकृत करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, ठीक है ना। तो जो प्रतिवादी है उसको क्या करना होगा, वहाँ पे भी जब बताया गया कि मैं निर्धन के रूप में वाद लाना चाहता हूँ या प्रतिवाद करना चाहता हूँ, तो क्या क्या किया जाएगा, उसको अनुज्ञा दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा। और इस आदेश में अंतर्विष्ट नियम, यानी कि ऊपर अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े ना, वो उसको उसी प्रकार से लागू होंगे कि मानो वह कि वादी हो, और उसका जो लिखित कथन फाइल किया है, यानी WS फाइल किया जा रहा है ना, वो उसको माना जाएगा कि वो क्या है, वाद पत्र है उसका, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रतिवाद भी किया जा सकता है, ये रूल 17 कहता है। अब लास्ट रूल आता है आपका रूल 18, ठीक है ना। रूल 18 क्या कहता है, निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे पावर दे दी गई है कि आप क्या करें, जो भी निर्धन व्यक्ति हैं उनको मुफ्त विधिक सुविधाओं के बारे में, सेवाओं के बारे में व्यवस्था की जाए। ये किसका, केंद्र सरकार को देखने का काम है, ठीक है। तो इस आदेश को बंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, केंद्रीय सरकार, लेकिन पावर किसको दी गई, दोनों को दी हुई, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पे बताया गया कि जो निर्धन व्यक्ति है ना, वो चाहते हैं कि अगर निर्धन व्यक्ति की मुझे वाद लाना है, ठीक है ना, और गरीब हो, कोर्ट फीस वगैरह नहीं दे सकता, और वहाँ पे क्या किया जाए, उनके लिए लॉयर भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना, वकील भी उपलब्ध कराया जाए। इन सारी चीज़ों को देखने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर करेगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो ऑर्डर 44 है ना, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर 44 क्या कहता है, यहाँ पे तो आपने सूट फाइल कर दिया, लेकिन जब सूट फाइल कर दिया तो अगर आप खारिज हो गया, कुछ भी हुआ, तो आप कहाँ जाएंगे, अपील में जाएंगे। जो अपील में जाएंगे तो कहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डर 44 कहता है कि निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील की जा सकती है, ठीक है ना। इसी में हम आज के सेशन में पूरा कवर करने वाले हैं, निर्धन व्यक्तियों वाला, ठीक है। इस ऑर्डर 44 में ना, ऑर्डर 44 क्या कहता है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील करना। अब निर्धन व्यक्ति के रूप में कौन अपील कर सकता है, ये कहता है रूल 1। अब रूल 1 मतलब कि यहाँ पे बता दिया गया, अपील करने का हकदार कोई भी व्यक्ति जो अपील के ज्ञापन के लिए अपेक्षित फीस देने में असमर्थ है, अपील के ज्ञापन के साथ आवेदन उपस्थित कर सकेगा। अब जो व्यक्ति अपील करना चाहता है ना, और वह क्या है, गरीब है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपील फाइल कर सकता है। यानी कि अगर जो अपील के ज्ञापन में मेमो फाइल होता है, अपील जब अपील आप फाइल करते हैं तो मेमोरेंडम में फाइल होता है, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ अपील ये फाइल होती है। जब इसकी जो कोर्ट फीस है ना, वो देने में क्या है, वह व्यक्ति असमर्थ है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसके साथ में मेमो के साथ में एक एप्लीकेशन भी लगाएगा कि मैं गरीब के रूप में या निर्धन के रूप में इंडिजेंट सूट यहाँ पे फाइल करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इंडिजेंट अपील फाइल करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, और उन सभी बातों को जिनके अंतर्गत आवेदन को उपस्थित करना भी, यानी कि जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो उसमें हस्ताक्षरित वगैरह सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे, ऑर्डर 33 में, जहाँ पे रूल 2 में बताया गया आवेदन में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वहाँ भी इसी प्रकार से अपील में भी आपको लिखना होगा, पूरी चीज़ यहाँ पे रहेगी। उन उपबंधों के अधीन जो निर्धन व्यक्ति वाद के संबंध में है, ठीक है ना, वादों के संबंध में है, वहाँ तक अधीन रहते हुए जैसे उपबंध लागू करने योग्य है, निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने का अनुज्ञा किया जा सकता है। ये सिर्फ यही पर बताया गया, जो रूल 1 है ना, सिर्फ इसी को पढ़ना है आपको कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, निर्धन व्यक्ति भी अपील फाइल कर सकता है। मेमो के यहाँ पे अगर कोर्ट फीस नहीं दे सकता है तो वहाँ पे क्या करेगा, अपील के ज्ञापन के साथ एक आवेदन भी फाइल करेगा, वहाँ पर उपस्थित करेगा कि वो अपील करना चाहता है एज ए इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे जो ऑर्डर 33 में पड़ी थी ना, वो सारे रूल्स यहाँ पर भी जहाँ तक हो सके वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये है आपका इंडिजेंट सूट के बारे में। अब यहाँ पे आपका जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है, न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाना। यानी कि जब न्यायालय फीस है उसको अगर देना है, संदाय करने का दिया गया है तो उसमें समय दिया जाएगा, समय से बढ़ाया भी जा सकता है उसको समय को, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में जाँच की आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं, इसके बारे में भी जाँच किया जा सकता है, डिग्री, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सब आपका यहाँ पे है ऑर्डर 44 की, यहाँ पे एक तो हेडिंग आपकी और दूसरा रूल 1, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को, ठीक है ना। बाय बाय।